General structure of a C program. C program has these sections like documentation section, link section, definition section, global declaration section, main function section, and user defined function sections. We will discuss one by one each. Documentation section is optional and it specifies the details of your program. मीन्स वी विल स्पेसिफाई द डिटेल्स ऑफ आवर प्रोग्राम कि प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, किस चीज़ का प्रोग्राम बना रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में मेंशन करते हैं और ये डिटेल्स हम कमेंट्स के थ्रू मेंशन करेंगे. कमेंट्स दो तरीके से लिख सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टीपल लाइन कमेंट. लाइक these are single line comments. We will specify single line comments with double forward slash. Or multi-line comments will be specified with forward slash asterisk, then the line, your comment, whatever you want to specify, then asterisk and forward slash. For example, कि I am writing this is your first C program. तो this is one line. तो one line अगर जो हमारा कमेंट है वो एक लाइन का है तो हम सिर्फ डबल स्लैश लगा देंगे और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम ये यूज़ करेंगे. तो वी विल राइट दिस फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक. सपोज ये प्रोग्राम बनाया था डेट 9th September. ओके, किसने ये प्रोग्राम लिखा है? सपोज अमन कपूर. और ये प्रोग्राम क्या कर रहा है? टू ऐड 2 नंबर्स. ये सारी डिटेल्स मैंने प्रोग्राम के बारे में मेंशन कर दी एंड इट इज़ इंक्लूडिंग सपोज 3 लाइन्स. तो all these 3 lines will be between forward slash asterisk और एंड में asterisk forward slash. तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया और ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया. कमेंट्स को कंपाइलर रीड नहीं करता है, वो इसको इग्नोर कर देता है. इन लाइन्स को वो सीधे मेन से रीड करता है प्रोग्राम को. दीज कमेंट्स और द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन इज फॉर यूजर ओनली. अब यूज़र के लिए ये है तो सिर्फ इस प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए कि ये पहला सी प्रोग्राम है, 9 सितंबर को ये लिखा गया, अमन कपूर ने लिखा और इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या कर रहे हैं? ओनली टू ऐड 2 नंबर्स. यहाँ पर अभी हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे तो इसमें लगेगा कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ राइटिंग, क्योंकि प्रोग्राम की फ्यू लाइन्स देखकर ही समझ में आ जाएगा कि दिस प्रोग्राम इज़ टू ऐड 2 नंबर्स. बट जब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स होती हैं और एक बंदा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करता, प्रोजेक्ट को डेवलप नहीं करता, टीम होती है, तो हो सकता है कि इनके एक बंदे ने कुछ कोडिंग करी, फिर कुछ कोडिंग दूसरा मेंबर कर रहा है. तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब दूसरे बंदे के पास ये कोडिंग जाएगी तो ही शुड नो अबाउट द प्रोग्राम कि इसमें ये प्रोग्राम या इस कोडिंग में क्या किया गया है. तो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू राइट कमेंट्स as it makes a program easy to understand. जब भी कंपाइलर को डबल स्लैश या स्लैश एस्ट्रिक दिखेगा वो उन लाइंस को रीड नहीं करेगा. इट इज़ फॉर ओनली यूज़र. ये कमेंट्स हम स्टार्टिंग में भी मेंशन कर सकते हैं या बीच में प्रोग्राम में कहीं पर फंक्शन के आगे मुझे मेंशन करना है या वेरिएबल्स के बारे में कुछ मेंशन करना है, तो कहीं पर भी प्रोग्राम में हम कमेंट्स को दे सकते हैं. But generally we give it at the beginning of the program. This section is optional, but it is a good practice to always write comments. Next is link section. Link section provides instructions to the compiler to link functions to the system library. C has rich library in which inbuilt या predefined functions हैं और काफ़ी सारे functions हैं C लाइब्रेरी के अंदर. तो अगर हम कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर रहे हैं, फंक्शन की हेडर फाइल को इंक्लूड करना मैंडेटरी है. अगर सी प्रोग्राम में मैं यूज़ कर रही हूँ प्रिंटएफ फंक्शन या स्कैनएफ फंक्शन, तो आई विल राइट हैश प्रिंटएफ स्कैनएफ फंक्शंस की जो कोडिंग है वो stdio.header फाइल में, stdio.h हेडर फाइल के लिए .h एक्सटेंशन लगाते हैं और stdio दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. तो प्रिंटएफ स्कैनएफ फंक्शंस की कोडिंग इस हेडर फाइल के अंदर है. सिमिलरली जनरली हम ये 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं stdio.h और conio.h. conio.h दैट इज कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. इसके अंदर जो कोडिंग जो फंक्शंस हम यूज़ करेंगे वो getch और clr scr फंक्शन यूज़ करेंगे.
तो हैश इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हेडर फाइल्स को हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू इंक्लूड करेंगे, दैट इज हैश इंक्लूड। और प्रिंटफ इस हेडर फाइल के अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस हैं stdio.h के अंदर या .h के अंदर, बट जनरली जो हम फंक्शंस बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे वो है printf, scanf, getch, clr, scr। तो जब भी कोई भी printf या scanf अगर हम प्रोग्राम के अंदर लिख रहे हैं तो ये हेडर फाइल इंक्लूड करना ज़रूरी है, क्योंकि कंपाइलर को नहीं पता printf क्या है। जैसे ही printf को कंपाइलर रीड करेगा तो वो इसकी हेडर फाइल में जाएगा कि इसकी हेडर फाइल stdio.h है, और उसके अंदर जाकर वो इसकी कोडिंग को चेक करेगा कि इस printf फंक्शन का क्या काम है। सिमिलरली scanf फंक्शन की कोडिंग भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर है। देन getch और clr, scr ये भी दो फंक्शंस हैं जो कि कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर है। कंपाइलर को नहीं पता कि getch की क्या वर्किंग है, तो कंपाइलर जैसे ही getch रीड करेगा तो वो लिंक करेगा। ये सेक्शन क्या है? लिंक सेक्शन। इट इज लिंकिंग दीज फंक्शंस विद देयर हेडर फाइल्स। तो clr scr का काम है टू क्लियर द स्क्रीन। तो कंपाइलर clr scr जैसे ही पढ़ेगा इट विल गो टू इट्स हेडर फाइल conio.h, और वहां पर उसकी कोडिंग ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो वहां पर मेंशन है कि इट हैज टू क्लियर द स्क्रीन, सो कंपाइलर विल क्लियर द स्क्रीन। तो कई सारी हेडर फाइल्स होती हैं। अगर मैं कोई मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ कर रही हूँ, लाइक पावर फंक्शन यूज़ कर रही हूँ या sqrt फंक्शन यूज़ कर रही हूँ फॉर स्क्वायर रूट, तो फॉर दैट हेडर फाइल विल बी हैश इंक्लूड math.h। अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग हेडर फाइल्स हैं। math.h अगर मैं कोई भी स्ट्रिंग यूज़ कर रही हूँ प्रोग्राम के अंदर तो string.h में strlen नाम का एक फंक्शन है। स्ट्रिंग से रिलेटेड कई सारे फंक्शंस हैं टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। So these are the various functions which are defined in these header files, and these functions are linked with these header files. Next section is definition section. It defines all the symbolic constants like hash define pi 3.14 using preprocessor directive hash define। कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती। पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, इट इज़ स्टैंडर्ड 3.14, तो हम उसको स्टार्टिंग में बिगनिंग में ही डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। हैश डिफाइन पाई हमने एक कांस्टेंट ले लिया और उसकी वैल्यू है 3.14। इसी तरीके से हम हैश डिफाइन कांस्टेंट का नाम है max मैक्सिमम वैल्यू दे दी मैंने 100। तो मैक्स अब मैं प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ कर सकती हूँ, पाई में अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ कर सकती हूँ। जो फंक्शंस हैं, मेन फंक्शंस हैं या यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं, उसके अंदर मैं जहाँ पर भी मुझे पाई की वैल्यू चाहिए यूज़ करनी है या 3.14 लिखना है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3.14 आई विल राइट ओनली पाई। अगर मुझे सर्कल का फॉर्मूला सपोज पाई आर स्क्वायर होता है तो आई विल राइट PIR इंटू आर। तो PI की ऑटोमेटिकली इट विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू विथ 3.14। इसी तरीके से अगर मुझे मैक्स कहीं पे भी यूज़ करना है तो मैक्स की मैंने वैल्यू दे दी 100। तो प्रोग्राम में कहीं पर भी मुझे बार बार 100 लिखने से बेटर है कि मैं मैक्स को एक बार डिक्लेयर कर दिया कांस्टेंट, और मैं प्रोग्राम में मैक्स को कहीं पर भी यूज़ कर सकती हूँ। दैट इज़ सपोज A इज़ लेस देन मैक्स चेक करना है तो मैक्स की जगह वो सब्सटीट्यूट कर देगा 100। अब इसका यूज़ क्या है? यूज़ ये है कि बार बार मुझे 100 नहीं लिखना पड़ेगा, इंस्टेड आई एम राइटिंग max। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि सपोज़ प्रोग्राम के अंदर मैक्स की वैल्यू जो है, मैक्स जो कांस्टेंट है वो 20 टाइम्स आ रहा है, तो अब मुझे 100 से इसकी वैल्यू चेंज करनी है सपोज़ 50। तो 50 मुझे 20 टाइम्स चेंज नहीं करनी पड़ेगी, मैक्स की वैल्यू बार बार हटाकर 100 से 50 नहीं करनी पड़ेगी 20 जगह। सिर्फ मैंने एक बार यहाँ पर प्रोग्राम की स्टार्टिंग में 100 हटाकर 50 कर दी, तो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ पर प्रोग्राम में 20 टाइम्स मैक्स आ रहा है वहाँ पर वो 50 वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेगा। Thus we define constants in the definition section which is optional. This section is also optional, क्योंकि अगर मेरे प्रोग्राम में
पाई, मैक्स या किसी भी कांस्टेंट की अगर ज़रूरत पड़ रही है तो मैं ये डिफाइन करूंगी, अदरवाइज डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन इज ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हम ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स वो होते हैं जो किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही वो यूज़ होंगे। कई सारे फंक्शंस होते हैं प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहला तो मेन फंक्शन होता है जो कि मैंडेटरी है, उसके बिना प्रोग्राम नहीं बनेगा। तो मेन फंक्शन के अंदर अगर मैंने डिक्लेयर करा है वेरिएबल तो सिर्फ वो मेन फंक्शन के अंदर होगा यूज़। अगर किसी यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करा है, ये सब अभी मैं प्रोग्राम के थ्रू एग्जाम्पल लेकर समझा दूंगी। तो अगर यूज़र डिफाइंड के फंक्शन के अंदर अगर डिक्लेयर करा है वेरिएबल तो वो सिर्फ उसी यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर यूज़ होगा, बाहर यूज़ नहीं किया जा सकता, वो लोकल है उस फंक्शन के लिए। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल्स वो होते हैं जो सारे फंक्शंस के अंदर यूज़ किए जाते हैं। दे आर ग्लोबल, दे कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द होल प्रोग्राम, इन एनी ऑफ द फंक्शन। तो ग्लोबल वेरिएबल्स को हम इस सेक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, लाइक इंट, एक्स, फ्लोट, वाई और एक्स क्या है, वेरिएबल्स हैं और उनका डेटा टाइप क्या है, एक्स का डेटा टाइप है इंटीजर और वाई का डेटा टाइप है फ्लोट। ये मैंने मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर करे हैं, उसके बाद मेन की कोडिंग आएगी। तो दीज एक्स एंड वाई are global variables because they are declared before main. Thus x and y can be used anywhere in the program in all the functions. ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हम फंक्शंस को भी, यूजर डिफाइंड फंक्शंस को भी डिक्लेयर करते हैं। सपोज मेरा आगे जो कोडिंग होगी यहाँ पर, इसकी मैंने एक फंक्शन लिया यूजर डिफाइंड, void add, void subtract, multiply। ये तीन मेरे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं जिनको मैंने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया, मेन से पहले डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इनको डिफाइन मैं बाद में करूँगी। इनकी कोडिंग जो है वो बाद में होगी या मेन से पहले हो सकती है। तो ये भी ग्लोबल डिक्लेरेशन का पार्ट है। नेक्स्ट सेक्शन इज मेन फंक्शन। मेन फंक्शन सेक्शन, मेन फंक्शन सेक्शन हमेशा कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज होता है। इट इज़ मैंडेटरी। मेन फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस होती हैं, राउंड ब्रैकेट्स को हम पैरेंथेसिस कहते हैं। और मेन फंक्शन सिर्फ और सिर्फ पूरे प्रोग्राम के अंदर एक ही मेन फंक्शन होगा। यूजर डिफाइंड फंक्शंस 0 और मोर हो सकते हैं, मीन्स हो सकता है कि एक भी यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं हो या फिर एक हो, 2 हो, इट कुड बी एनी नंबर ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस, लेकिन मेन फंक्शन सिर्फ एक होता है। एंड दैट टू स्टार्ट्स और बिगिन विद ओपन curly bracket and ends with closing curly bracket। ये open curly bracket है, ये closing curly bracket है और इसके अंदर पूरी कोडिंग आएगी जो भी हमें करना है। This again has two parts, declaration section and executable section। डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर हमें जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं वो डिक्लेयर करेंगे। इट इज़ ऑप्शनल, हो सकता है कि मेरे प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा है तो डिक्लेयर नहीं करूंगी मैं कोई वेरिएबल। तो अगर आपको वेरिएबल्स यूज़ करने हैं तो आप डिक्लेयर करिए, अगर आपको यूज़ नहीं करने तो मत डिक्लेयर करिए। देन द नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटेबल सेक्शन। एग्जीक्यूटेबल सेक्शन में कम से कम एक स्टेटमेंट होनी चाहिए। सपोज मुझे सिर्फ प्रिंट एफ करवाना है या मुझे कुछ वेरिएबल्स स्कैन करने हैं, तो अगर मैं कुछ वेरिएबल से रिलेटेड काम कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं डिक्लेरेशन सेक्शन में उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करूंगी और फिर एग्जीक्यूटेबल सेक्शन में एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स लिखूंगी और हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होती है। लाइक void main function starts curly bracket open curly bracket, then I am just writing printf। इसके ऊपर भी स्टेटमेंट होगी क्योंकि printf में यूज कर रही हूँ तो I need to include स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h। यहाँ पर मैं अभी सिर्फ ये पार्ट दिखा रही हूँ मेन सेक्शन। तो printf hello सेमीकोलन, इट एंड्स, जो भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं वो सेमीकोलन से टर्मिनेट होती हैं और ये मैंने करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो कंपाइलर कंपाइल करेगा और आउटपुट क्या आएगा, हेलो। प्रिंटएफ का क्या काम है, टू प्रिंट द स्टेटमेंट्स और जो भी आपने डबल कोट्स में मेंशन किया है उसको प्रिंट करेगा। तो मैंने लिखा है हेलो, तो द आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगा हेलो। तो इसमें यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल सेक्शन है लेकिन डिक्लेरेशन सेक्शन नहीं है क्योंकि मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करा।
सपोज मैं एक और छोटा सा प्रोग्राम लिख रही हूँ, इंट ए इज इक्वल्स टू 2। मैंने इनिशियलाइज भी कर दिया, डिक्लेयर करा इंट ए और इनिशियलाइज कर दी वैल्यू 2। नाउ आई एम प्रिंटिंग दिस वैल्यू प्रिंट एफ %d, दिस इज फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर, कॉमा ए, करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो स्टेटमेंट्स है सेमीकोलन से टर्मिनेट होती हैं। देन मेन फंक्शन करली ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ और करली ब्रैकेट के बंद हो गया और उसके बीच में सारी स्टेटमेंट्स आएंगी। यहाँ पर डिक्लेरेशन सेक्शन में एक स्टेटमेंट है और एग्जीक्यूटेबल में भी एक है, कई सारी हो सकती हैं। printf %d, अब a की जो भी वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है 2, तो वो 2 प्रिंट हो जाएगी, तो आउटपुट आएगा 2। नाउ %d क्या है? %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है या कन्वर्जन स्पेसिफायर है विच कन्वर्ट्स द वैल्यू। ये अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। इंटीजर के लिए वी राइट %d, फ्लोट के लिए %f, कैरेक्टर के लिए %c, एट्सेट्रा। सो दिस इज मेन सेक्शन। ये कंपलसरी है मेन फंक्शन लिखना। इसी तरीके से जो लिंक सेक्शन है ये भी कंपलसरी है, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर आप एटलीस्ट अगर एक भी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो printf तो यूज़ करेंगे ही। तो printf के लिए आपको लिंक सेक्शन में उसकी हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, #include stdio.h। तो लिंक सेक्शन मैंडेटरी है, मेन सेक्शन मैंडेटरी है, बाकी सारी चीज़ें ऑप्शनल है। डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोग्राम बना रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दीज विल बी इंक्लूडेड। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन सेक्शन है या सब प्रोग्राम सेक्शन हम कह सकते हैं। दिस सेक्शन इज ऑल्सो ऑप्शनल, इट डिपेंड्स कि आप मेन फंक्शन के अलावा कोई और सब प्रोग्राम या यूजर डिफाइंड फंक्शन मेंशन कर रहे हैं या नहीं। अगर करते हैं तो उसको डिक्लेयर तो इधर भी करना पड़ेगा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में, और डिफाइन आप यहाँ पर कर सकते हैं। मेन के बाद भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, इट हार्डली मैटर्स। जनरली वी डिफाइन आफ्टर द मेन फंक्शन। अगर पहले कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट जो कंपाइलर है वो स्टार्ट करता है, जो कंट्रोल है, जैसे ही आप प्रोग्राम को रन करेंगे कंट्रोल सीधे मेन फंक्शन के पास जाता है। चाहे मेन फंक्शन एंड में लिखा हो या पहले लिखा हो या मिडिल में लिखा हो, कहीं पर भी लिखा हो, बट सबसे पहले कंपाइलर मेन फंक्शन के पास जाएगा। और ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है इनको हम कॉल करते हैं मेन फंक्शन के अंदर। लाइक ये मैंने मेन फंक्शन डिफाइन कर दिया, अब मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन ले रही हूँ डिस्प्ले। यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम है डिस्प्ले, तो वॉइड डिस्प्ले इसको मैं डिफाइन कर रही हूँ, इसकी कोडिंग कर रही हूँ। और इस फंक्शन के अंदर मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी है, वो लिखी है printf study table channel। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। जैसे ही आप कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो कंट्रोल मेन फंक्शन के पास जाएगा। मेन फंक्शन में व्हाट इट विल रीड printf subscribe। तो printf फंक्शन मैं यूज़ कर रही हूँ, इसके लिए मैंने हेडर फाइल इंक्लूड करी #include stdio.h। अगर मैं ये हेडर फाइल नहीं इंक्लूड करती हूँ तो कंपाइलर विल गिव एन एरर, वो समझ नहीं पाएगा कि printf फंक्शन क्या है, क्या काम करना है, तो इट विल गिव एन एरर। तो printf subscribe, तो आउटपुट स्क्रीन पर क्या आएगा, सब्सक्राइब लिख कर आ जाएगा, सेमीकोलन, देन इट विल गो टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन पर क्या लिखा है मैंने, डिस्प्ले क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो यहाँ पर ये मैंने इसको डिक्लेयर करा है, दिस इज ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, ये ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन है। तो यहाँ पर डिक्लेयर करा है। जब डिक्लेयर करते हैं तो सेमीकोलन लगाते हैं, जब डिफाइन करते हैं तब सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। तो ये डिक्लेयर कर दिया मेन से पहले, लेकिन फिर मैंने यहाँ पर मेन में दोबारा कॉल करा। जब हम कॉल करते हैं तो वॉइड नहीं लगाते हैं। वॉइड का मतलब होता है कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। मेन से भी पहले मैंने वॉइड लगाया, इट मीन्स इट इज़ नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। ये रिटर्न का कॉन्सेप्ट आगे फंक्शंस में आएगा, मैं एक्सप्लेन करूँगी फर्दर वीडियोज़ में। तो डिस्प्ले फंक्शन को मैंने कॉल करा, जैसे ही कॉल करा कंट्रोल जो है यहाँ पर आ जाएगा डिस्प्ले की कोडिंग पर। यहाँ पर डिस्प्ले की कोडिंग स्टार्ट हुई तो करली ब्रैकेट स्टार्ट रीड करेगा printf स्टडी टेबल चैनल, तो प्रिंट कर देगा स्टडी टेबल चैनल। पहले क्या प्रिंट करा था, सब्सक्राइब। तो फाइनली द होल स्टेटमेंट विल बी सब्सक्राइब स्टडी टेबल चैनल, और नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा विच इज़ क्लोजिंग करली ब्रैकेट। तो जैसे ही क्लोजिंग करली ब्रैकेट है तो वापस वो वहीं पर चला जाएगा जहाँ से आया था डिस्प्ले के पास। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, गेट ch। यहाँ पर स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। गेट ch क्या है, गेट ch वो फंक्शन है जो कि
आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करता है। अगर आप गेट सी एच नहीं लिखेंगे तो आउटपुट आएगा और इतनी जल्दी चला जाएगा कि आपको नज़र नहीं आएगा, आपको लगेगा कि प्रोग्राम रन ही नहीं हुआ, क्यों नहीं दिखा आउटपुट। तो इट होल्ड्स द आउटपुट स्क्रीन। अब गेट सी एच फंक्शन जो मैंने यूज़ करा है, इसकी हेडर फाइल होती है conio.h, जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखी है, तो इट विल गिव एन एरर इफ़ आई एम यूजिंग गेट सी एच। सो आई विल इंक्लूड हैश द हेडर फाइल conio.h। अब ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो स्टार्टिंग की लाइंस होती हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वाली लाइंस जो होती हैं, वहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। फंक्शन जब डिक्लेयर करते हैं तब सेमीकोलन लगाते हैं, मेन के आगे सेमीकोलन कभी भी नहीं लगता, इट विल गिव एन एरर। प्रिंटएफ राउंड ब्रैकेट्स में जो भी आपको प्रिंट करना है, प्रिंटएफ और स्कैनएफ के कई सारे वेरिएशंस हैं जो कि एक एक करके प्रोग्राम बनाएंगे तो सामने आई विल एक्सप्लेन एट दैट टाइम ओनली। तो ये था यूज़र डिफाइंड फंक्शन, और प्रोग्राम के अंदर यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जो ये प्रोग्राम मैंने बनाया है इसमें यूज़र डिफाइंड फंक्शन है डिस्प्ले, इसको मेन के बाद डिफाइन किया गया है जब मेन का करली ब्रैकेट जो है क्लोज हो गया। अगर हम विदाउट यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं तो फिर क्या कोडिंग होगी, वॉइड मेन प्रिंटएफ वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। जो भी मुझे प्रिंट करना है वो डबल कोट्स में मेंशन करेंगे, डबल कोट्स, देन राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, और मेन का ओपन करली ब्रैकेट, दिस इज क्लोजिंग करली ब्रैकेट। प्रिंटएफ यूज़ करा है तो ऑब्वियसली ऊपर हेडर फाइल होगी stdio.h, और टू होल्ड द आउटपुट मैंने गेट सी एच भी मेंशन कर देती हूँ, गेट सी एच। अब इसके अंदर मेन के अंदर सिर्फ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, सेक्शन है, डिक्लेरेशन सेक्शन नहीं है। इसके अंदर यूज़र डिफाइंड सेक्शन नहीं है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन सेक्शन नहीं है, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन नहीं है। ऑब्वियसली conio और stdio.h ये दो हेडर फाइल्स होंगी, इसके अलावा कोई और सेक्शन इसके अंदर नहीं है। सिर्फ लिंक सेक्शन इज देयर, मेन सेक्शन इज देयर, ओनली टू सेक्शंस आर देयर। सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, एंड यू शुड कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड वाइल राइटिंग अ सी प्रोग्राम। सबसे पहले, अगर प्रोग्राम के अंदर आप कोई भी इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, लाइक प्रिंटएफ, स्कैनएफ और एनी अदर फंक्शन, तो उससे रिलेटेड उसकी हेडर फाइल इंक्लूड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की, और हाँ वन मोर थिंग, कि जो भी ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स वाली स्टेटमेंट्स होती हैं ये सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं होती हैं, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगता। देन सी लैंग्वेज जो है, इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो एवरी लेटर शुड बी इन स्मॉल लेटर ओनली एक्सेप्ट फॉर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स के लिए हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं, अदरवाइज जनरली वी राइट इन स्मॉल लेटर्स, इट इज़ अ केस सेंसिटिव। तो मेन फंक्शन जो है इट शुड बी रिटन इन स्मॉल लेटर्स। नेक्स्ट, जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो करली ब्रेसेस के अंदर ही होंगी, ओपन और क्लोजिंग करली ब्रेसेस के अंदर ही सारी स्टेटमेंट्स होंगी, एंड द स्टेटमेंट्स विल टर्मिनेट बाय सेमीकोलन। जो भी स्टेटमेंट है वो सेमीकोलन से टर्मिनेट होगी। सेमीकोलन जैसे ही कंपाइलर रीड करता है वो समझ जाता है कि ये लाइन यहाँ पर एंड हो गई, दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन टर्मिनेटेड। देन मेन फंक्शन का क्लोजिंग ब्रैकेट होना ज़रूरी है, और जब भी आप सी के प्रोग्राम को सेव करेंगे तो उसका .c एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है। इफ़ आई एम सेविंग दिस प्रोग्राम विद द नेम फर्स्ट, ये मैंने प्रोग्राम का नाम दिया फर्स्ट, तो आई विल राइट first.c